प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए आज की अपनी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। दोस्तों, पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था सर्वनाम के बारे में। उससे पहले संज्ञा पढ़ी थी, उसके बाद सर्वनाम पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा टॉपिक विशेषण के बारे में। अभी हमारे विकारी शब्द चल रहे थे, इसीलिए हम विशेषण पढ़ते हैं। तो जुड़ जाइए अपनी क्लास में। आप सभी का नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपना विशेषण। विशेषण भी एक विकारी शब्द है। हमने पढ़ा था विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, क्रिया और काल के अनुसार परिवर्तन होते थे, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द उसे कहते थे जो लिंग, वचन, क्रिया, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते थे। तो अभी हमारा टॉपिक विशेषण पर चल रहा था। हम विकारी में संज्ञा पढ़ ली थी, सर्वनाम पढ़ लिया था, और अब आज पढ़ेंगे अपना तीसरा टॉपिक विशेषण। तो चलते हैं अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है गुण या विशेषता। यानी विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुण या विशेषता। यानी किसी की विशेषता बताते हैं, उसी विशेषण कहते हैं। यह गुण या विशेषता। विशेषण ये विकारी शब्द है, ये तो आपने पढ़ा था। विकारी शब्द किसे कहते हैं? यानी वे शब्द जो लिंग, वचन, क्रिया और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। हमने पढ़ा था वे शब्द जो लिंग, वचन, क्रिया और काल के अनुसार परिवर्तन होते थे, उसी विकारी शब्द कहते थे। अब हमारा विशेषण पढ़ रहे, विशेषण भी विकारी शब्द, ये भी उसके अनुसार लिंग, वचन, कार्य, काल के अनुसार परिवर्तन होगा, तो इसलिए इसे विशेषण कहते हैं, ये विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द का हमारा टॉपिक विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है गुण या विशेषता। विशेषण ये विकारी शब्द है। अब पढ़ते हैं परिभाषा। परिभाषा है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था संज्ञा के बारे में। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। तो संज्ञा किसे कहते हैं? यानी जो कोई भी चीज होती है, पदार्थ, उसका नाम संज्ञा होती है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते थे। उसके बाद सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते थे। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे विशेषण। विशेषण होता है संज्ञा व सर्वनाम, अपन दो पढ़ा था। उसी संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा व सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते थे उसे विशेषण कहते हैं। अब इसी जैसे काला घोड़ा, सुंदर लड़की, सफेद गाय। अब देखिए, यह काला घोड़ा। घोड़ा क्या है? घोड़ा बस एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? घोड़ा। घोड़ा बस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घोड़ा वस्तु क्या थी? घोड़ा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। घोड़ा हमने पढ़ा, घोड़ा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये क्या है? काला। काला वे विशेषण। काला वस्तु है विशेषण। हमने पढ़ा था विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते थे उसी विशेषण कहते थे। अब घोड़ा, घोड़ा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब घोड़ा की विशेषता बताता है। घोड़ा कैसा घोड़ा है? घोड़ा काला घोड़ा है। ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, घोड़ा काला घोड़ा है। उसके रंग के बारे में विशेषता बता रहा है, यानी घोड़ा काला है। तो ये घोड़ा हो गया संज्ञा। संज्ञा के आगे ये विशेषण लगा था। ये हमारी परिभाषा सही हो गई। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते थे उसे विशेषण कहते थे। अब घोड़ा व्यक्तिगत संज्ञा है, उसके आगे काला विशेषण लगा तो बन गया काला घोड़ा। और ये सुंदर लड़की, सफेद गाय। अब सो गाय, गाय क्या है? गाय व्यक्तिगत संज्ञा है। गाय वस्तु व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब गाय की विशेषता बता रहे। गाय की विशेषता बता रहे, गाय कैसी है? सफेद है। गाय कैसी है? वैसे सफेद है, यानी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सफेद क्या होगा? सफेद विशेषण हो गए। गाय की विशेषता बताते हैं इसलिए विशेषण हो गए सफेद गाय।
अब विशेषण प्रकार, विशेषण कितने प्रकार होते हैं? विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सारनामी विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अभी सारनामी विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सारनामी विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सारनामी विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, सारनामी विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं गुरुजी? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक होते हैं, सारनामी होते हैं और व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। यानी विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अब पहला अपने बच्चों गुणवाचक विशेषण हम पढ़ा था। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, यानी वे शब्द जो ये संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो वो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुण क्या होता है उसके बारे में, गुणों के बारे में यह रंग बताया जाता है, काला, पीला, गोरा। रूप बताया जाता है, कैसे रूप का आकार बताया जाता है या उसकी स्थिति बताई जाती है। मन जिस भी संज्ञा सर्वनाम के बारे में तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते थे उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। सफेद कमीज, मोटा आदमी, हरी मिर्च आदि। अब बच्चों उदाहरण आपको ध्यान से देखना है ताकि समझ आ सके। अब इसमें बताया उदाहरण सफेद कमीज। कमीज कमीज क्या है बच्चों? कमीज एक सर्वनाम है। आपने पढ़ा था कमीज क्या है? कमीज एक सर्वनाम है। नहीं सॉरी, सर्वनाम नहीं, संज्ञा है। कमीज संज्ञा है। अब कमीज की विशेषता बता रहा है। कैसी बता रहा है? सफेद बता रहा है, इसलिए विशेषण है। अब विशेषण का प्रकार पूछते तो सफेद बताए। सफेद क्या है? सफेद रंग का नाम है और रंग किस में आता है? गुणवाचक में आता है। कमीज है, कमीज कैसा? सफेद कमीज है, यानी उसकी रंग बताया जा रहा है। कमीज का क्या है? सफेद रंग का है। तो अब रंग बताया जा रहा है मतलब उसके गुण ही बताया जा रहा है, तो इसीलिए हो गए गुणवाचक। अब मोटा आदमी, आदमी आकार बताया जाता है, आदमी किस आकार का है, तो आदमी मोटा, आदमी मोटे आकार का है, तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। और दूसरी मिर्च के बारे में बताया जा रहा है कि मिर्च कैसी है? मिर्च एक हरी मिर्च है, तो मिर्च की विशेषता बता रहा है, लेकिन इसलिए विशेषण हुआ। अब कैसी मिर्च है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अपना है बच्चों आगे परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो ये संज्ञा सर्वनाम के मात्रा या तोल संधि निश्चित अनिश्चित स्थिति का बोध कराते हैं तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ध्यान से सुनना बच्चों। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के क्या है गुरुजी? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा या तोल संधि निश्चित या अनिश्चित स्थिति का बोध कराते हैं उसे गुरुजी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या तोल, मात्रा लीटर में मापी जाती है, तोल वजन होता है, कि संधि निश्चित या अनिश्चित, या तो पक्का फिक्स या अफिक्स, निश्चित या अनिश्चित स्थिति का बोध कराते थे तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उसे उदाहरण देखिए।
उदाहरण देखते हैं। निश्चित वाचक यानी निश्चित से जैसे 2 किलो चावल, 2 किलो चावल है बच्चों, ये क्या है उसकी तोल है, कितने किलो चावल है, 2 किलो चावल है। अब चावल तो आपको पता है संज्ञा है और दो भी संज्ञा, लेकिन किलो की विशेषता बताई जाती, कितने किलो है, 2 किलो है, निश्चित है, लेकिन चावल हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल ही सकते हैं, तो इसीलिए निश्चित परिमाणवाचक हो गया। 10 लीटर पानी 20 क्विंटल गेहूँ। अब गेहूँ कितने हैं, 20 क्विंटल गेहूँ है, तो ये निश्चित है, लेकिन है परिमाणवाचक। अब गेहूँ को एक एक दाना थोड़ी हम गिन सकते हैं, वजन तोल सकते हैं, यानी 20 किलो है या 20 क्विंटल है तो उसकी निश्चित है, उसकी मान क्या तोल बताया जा रहा है, तो मात्रा और तोल से संबंधित होता है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है 20 किलो गेहूँ। अब गेहूँ कितने 20 किलो गेहूँ है, गेहूँ की तोल बताया जा रहा है। अब जो तोल बताएगा, मात्रा या तोल बताएगा, तो वो कौन सा प्रकार होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। और अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक थोड़ा चावल, कुछ दाने, थोड़ा सा पानी। अब कितना चावल, कम चावल है, थोड़ा सा चावल, अब कितना हो सकता है, किलो हो सकता है, आधो किलो हो सकता है, 1.5 किलो हो सकता है, 2 किलो हो जाए। अब कुछ इसमें फिक्स तो है नहीं, फिक्स। अब सो इसके बारे में फिक्स तो कुछ है नहीं कि कितने चावल है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए थोड़े चावल है तो ये अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है। अब कुछ दाने, कितने दाने, थोड़ा सा पानी, पानी कितना है, गिलास भरा है, 2 गिलास है, 3 गिलास है, इसके बारे में बच्चों कोई फिक्स न होने के कारण इसे आएगा तो परिमाणवाचक, ये परिमाणवाचक होगा, क्योंकि ये पानी पानी अब पानी की मात्रा बताई जा रही है। अब पानी को ऐसे थोड़ी हम केवल एक एक गिन सकते हैं, या ये सिर्फ मात्रा में तोलते हैं, मात्रा तोलती है तो वो परिमाणवाचक आता है, लेकिन कितनी मात्रा में थोड़ा सा पानी है, यानी उसको निश्चित नहीं है, इसीलिए अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया है। अब तीसरा अपना संख्यावाचक, तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित स्थिति में संख्या या तादाद का बोध करा दे तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब किसी संख्यावाचक विशेषण कैसे कहते हैं गुरुजी, ध्यान से सुनना। वे शब्द, कौन से शब्द, वे शब्द जो यह संज्ञा या सर्वनाम के, क्या संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित स्थिति में संख्या या तादाद का बोध कराते थे तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये याद रखना है, संख्या या तादाद, लेकिन जहां पर मात्रा और तोल, मात्रा और तोल का बोध कराते थे वहां पर तो था परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन ये वह मात्रा और तोल बोध कराते थे, तोल वजन, और मात्रा बोध कराते थे लीटर में या मीटर में, मिलीलीटर में, जो भी, तो मात्रा या तोल कराते थे, तो थे वे परिमाणवाचक है, मतलब उसे हम गिन नहीं सकते थे। लेकिन इसमें संख्या या तादाद बोध कराते ताकि हम इसे गिन सकते हैं, एक चीज हम गिन सकते हैं, संख्या बोध कराते, तादाद का बोध कराते, तो उसे संख्यावाचक कहते हैं। ये भी दो थे, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित वाचक होते जैसे 10 पुस्तकें आप गिन सकते हैं, 100 साल गिन सकते हैं, 200 आम। अब कहीं पर एक टोकरी में 200 आम रखे तो आम को हम गिन सकते हैं, टाइम भले ही लग सकता है, लेकिन अब तो आम को गिन तो सकते हैं कि इतने आम है, तो ये निश्चित हो गया कि 200 आम, कितने आम है, 200 आम है, तो ये निश्चित हो गया, इसलिए निश्चित वाचक है। अब कौन से आम हम गिन सकते हैं, तो आप गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं वो किस आता है, संख्यावाचक में आता है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब बच्चों अपना है आम को हम गिन सकते थे, आम है, आम तो ये क्या है, संज्ञा है, आम आपने खाई होगी, आम तो एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। अब कितने आम है, या 200 आम है, अब आम को आप गिन सकते हैं, इसीलिए क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया है, क्योंकि इसमें जो संख्या बताई जा रही है, जैसे 200 आम, 200 एक संख्या है और ये संख्या बताई जा रही है, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्या कितनी है, 200 आम, 200 आम निश्चित है, तो इसीलिए कौन सा होगा, ये हमारा निश्चित वाचक हो गया। कौन सा हो गया वसु, निश्चित वाचक, निश्चित वाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। और निश्चित वाचक जैसे कुछ किताबें कई साल थोड़ी सी, अब
कुछ किताबें हैं। अब कुछ कितनी किताबें, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है। इन कुछ किताबें दिया है, अब कितनी हो सकती है उसके बारे में कोई हम अनुमान तो थोड़ी है, इसीलिए तो अब अनिश्चित है। कई साल थोड़े आम, अब कितने आम बेटोगे, 1 आम हो सकता है, 2 ही हो सकता, 10 ही हो सकता, 100 ही हो सकता, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए कौन सा हो गए, निश्चयवाचक संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वतः है सारनामी विशेषण। वे सब जो मूल रूप से सर्वनाम है, क्या है, मूल रूप से सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते थे, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते थे उसे सर्वनाम कहते हैं। वे सब जो मूल रूप से सर्वनाम है, वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते उसे सारनामी विशेषण सारनामी विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सारनामी विशेषण कहते हैं। यानी वे सब जो मूल रूप से सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उसे सारनामी विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सारनामी विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का फुटबॉल खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वह लड़का। अब ये वाक्य देखना, ये एक थोड़ा सा हाल दे, आपको ध्यान से देखोगे तो समझ आएंगे। पूछ रहा है कि वह लड़का फुटबॉल खेल रहा है, वह क्या है बच्चों, वह एक सर्वनाम है। वह क्या है, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम है। वह क्या है, वह सर्वनाम है। अब यह है लड़का, लड़का क्या है, लड़का एक संज्ञा है। लड़का क्या है बच्चों, संज्ञा है। अब खेल रहा है, खेल रहा है क्या है, खेल रहा है क्रिया है। अब बस वो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। और फुटबॉल भी हो गया हमारी, फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल विशेषण हो गया है। अब लड़का क्या खेल रहा है, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन पूछा वह लड़का फुटबॉल खेल रहा है, यानी वह लड़का, उस लड़के के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये सारनामी विशेषण है। लेकिन ये वाक्य देखो, वह फुटबॉल खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पर ये वाक्य सर्वनाम होगा। ये वाक्य बस ये तो है विशेषण, ये सारनामी विशेषण है। कौन सा है, ये सारनामी विशेषण है। जैसे वह लड़का फुटबॉल खेल रहा है, कौन लड़का, वो लड़का फुटबॉल खेल रहा है। अब लड़का संज्ञा आ गई, संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए तो विशेषण होगा। लेकिन ये संज्ञा के स्थान में वो फुटबॉल खेल रहा है, कौन खेल रहा है, कोई आदमी तो खेल रहा है, मनुष्य जानवर तो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, आदमी खेल रहा है, इसलिए वह तो उस स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए इसमें तो होगा सर्वनाम। ये तो सर्वनाम है। ये ये वाक्य ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम का उदाहरण, सर्वनाम व्यक्तिवाचक सॉरी सर्वनाम नहीं होता है, लेकिन ये सर्वनाम है, सर्वनाम का उदाहरण है। यानी वो सर्वनाम वही होते जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते थे, तो ये वो एक सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, जैसे कोई भी, जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन राम का नाम नहीं लिया, ये पर ले दिया वो फुटबॉल खेल रहा है, यानी राम ही फुटबॉल खेल रहा है, तो इसलिए इसमें तो सर्वनाम होगा, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। जैसे वो फुटबॉल खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, कौन, कोई बच्चा या बड़ा आदमी जो भी खेल रहा है, लेकिन उस संज्ञा इस नहीं आई, संज्ञा के स्थान पर वो आया, इसलिए जीवा की सर्वनाम हो गए। लेकिन इसमें कहा वह लड़का फुटबॉल खेल रहा है, वह लड़का फुटबॉल खेल, संज्ञा भी हमें दे दी थी, लेकिन ये तो संज्ञा आगे वह लगा, इसलिए ये तो सारनामी विशेषण है। पहले वाले वाक्य में क्या है, सारनामी विशेषण है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। जब वह संज्ञा विशेष, जब संज्ञा होती है, वह जब सर्वनाम होता है, यानी वह ही सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आ जाता है, तो वह होता है सर्वनाम होता है। लेकिन वह संज्ञा से पहले आता है, तो इसीलिए वो क्या होता है, संज्ञा से पहले आता है, तो वो होता है विशेषण। कौन सा विशेषण होता है, सारनामी विशेषण। सारनामी विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या सारनामी विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण माने संकेत देते हैं। यह सारनामी या सर्वनाम एक ही बात है, इसलिए ये मूल रूप से सर्वनाम है। यह वह देखिए, वह तो मूल रूप से सर्वनाम है, किंतु वाक्य में तो विशेषण का कार्य कर रही है, तो उस संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता,
तो उसे सर्वनाम कहते थे। लेकिन ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ, पहले प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए इसे बोलेंगे विशेषण, इसलिए ये सारनामी विशेषण। अब देखिए, और इस पुस्तक को पढ़ो, किसे पढ़ो, इस पुस्तक को पढ़ो, ये पुस्तक है, इसे पढ़ो। अब पुस्तक क्या है, पुस्तक वो संज्ञा है, संज्ञा से पहले इस आ गया, हमने कहा था संज्ञा से पहले सर्वनाम, इसी एक सर्वनाम है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो उसे क्या बोलते, सारनामी विशेषण बोलते, सारनामी, जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं उसे सारनामी विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पुस्तक एक संज्ञा है, संज्ञा से पहले ये प्रयुक्त होगा, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, इसे सारनामी विशेषण बोलेंगे, सारनामी विशेषण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सारनामी विशेषण बोलेंगे। इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, यानी किताब की बात कर रहे हैं, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, ये तो मैंने ऐसे संज्ञा नहीं आई थी यहाँ पर, ये तो उस स्थान पर प्रयुक्त हुआ, पुस्तक स्थान पर, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक जगह लिख दिया, इसे पढ़ो, इसलिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये तो सर्वनाम हो गया, क्या हो गया, सर्वनाम हो गया है। समझ आई बात? अब अपना है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी वे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपने पढ़ी थी, जो व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं, अपने विशेष का बोध कराते थे, राम, मोहन, सोहन, गीता, जयपुर, बाड़मेर, यानी कोई भी नाम होता है वो अपने मन विशेष का बोध कराता था, उसे विशेषण कहते थे। अब संज्ञा कहते थे, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। लेकिन ये मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है वही शब्द, लेकिन वाक्य में अब इस वाक्य में प्रयुक्त हुए विशेषता का कार्य कराएं, इसलिए उसे विशेषण कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, बीकानेर भुजिया, बीकानेर क्या है, वैसे बीकानेर एक जिला है, बीकानेर जिला है, लेकिन बीकानेर एक ही संसार में, इसीलिए ये क्या होगा, संज्ञा हो गया। बीकानेर तो एक संज्ञा है, बीकानेर क्या है, बीकानेर तो एक संज्ञा है, लेकिन अब बीकानेर की विशेषता बता रहा है भुजिया, बीकानेर की क्या है, भुजिया, भुजिया एक विशेषण है, भुजिया क्या है, भुजिया एक विशेषण है, इसी विशेषता बता रहा था, इसीलिए ये हो गए व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी बीकानेर की। अब व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे मत सोचना हो सके ये व्यक्ति के बारे में कह रहा है, अरे ये व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति का मतलब कोई भी आ सकता है, हिंदी व्याकरण ऐसे नहीं, व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों आएंगे। ये क्या बाढ़, जैसे बीकानेर तो एक जिला है, वो व्यक्तिवाचक कहाँ से हुआ, अरे ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसीलिए ये प्रयुक्त हुआ है। अब जोधपुर छापा, जोधपुर क्या है, जोधपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जोधपुर की विशेषता बता रहे हैं कैसे है, जोधपुर छापा प्रसिद्ध है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई नागौरी जूती। अब 14 अगला अपना टॉपिक ये है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती, विशेषण के प्रकार पूछते हैं तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक यानी सार्वनामी विशेषण, और व्यक्तिवाचक विशेषण। लेकिन विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं 5 होती हैं, कितनी होती हैं, 5। कौन कौन सी, पहली होती है मूलावस्था, मूलावस्था जिसमें किसी की तुलना सूचित नहीं, मूलावस्था ये मूल, मूल्यन हपेली पहली, यानी मूलावस्था जिसमें किसी की तुलना सूचित नहीं होती। उदाहरण है राम होशियार लड़का है, वाक्य में एक राम होशियार लड़का है, अब कितना होशियार है वो तो पता थोड़ी है कि राम होशियार लड़का है, इसमें किसी की तुलना तो नहीं हो रही कि राम होशियार लड़का है, अब किससे होशियार है कितना है उसके बारे में नहीं, वाक्य में अपन इतने दिन राम होशियार लड़का यानी मूल व्यवस्था, इसमें राम की तुलना नहीं हो रही, इतनी बताया रहा है, राम की विशेषता बताई जा रही कि राम होशियार लड़का है, लेकिन इसकी तुलना नहीं हो रही, इसलिए हो गई मूला व्यवस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है, बसो कि दो के बीच तुलना होती है। मूलावस्था विशेष की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती है। उत्तम अवस्था वो होती है जिसमें किसी की तुलना नहीं होती थी, जैसे राम होशियार लड़का है, लेकिन उत्तरावस्था वो होती है जिसमें दोनों की भी तुलना होती है, सदैव दोनों, जैसे राम मोहन से होशियार है, गीता सीता से होशियार है। अब राम है वो मोहन से होशियार है, गीता है जो सीता से होशियार है, यानी दोनों की बीच तुलना हो रही थी, इसलिए उत्तरावस्था आ गई। कौन सी आ गई, उत्तरावस्था हो गई है।
अब दोस्तों तीसरी होती है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था उत्तम, उत्तम का मतलब होता है महान, सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया, यानी दो से अधिक लोगों के बीच तुलना होती है, मतलब घड़ा आ रहा है समूह के बारे में या किसी भी होने में दो से अधिक हो जाते हैं तो सभी आ जाता है, इसलिए दो से अधिक लोगों के बीच तुलना होती है। उदाहरण है राम अपनी कक्षा में सबसे होशियार लगा। अब राम अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, कक्षा में बल कितने भी छात्र हो गए, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 100 हो, 500, 1000 हो, 1500 हो, 2500 भी छात्र हो सकते हैं कक्षा में, इसलिए राम तो अब उस 2500 में से होशियार है, दो से अधिक हो गया और राम अपनी कक्षा में सबसे होशियार है, यानी सभी में से तुलना हो रही है, उत्तम उत्तम है, उत्तम है तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। दूसरा होता है वंदना अपने कक्षा स्कूल में होशियार है। अब स्कूल में कितने भी टावर हो सकते 2000 3000, लेकिन वंदना है वो अपनी पूरी स्कूल में होशियार है, इसलिए उत्तम अवस्था होती है। कौन सी अवस्था है? उत्तम अवस्था है। अब होता है बस एक परविशेषण। परविशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताते थे उसे परविशेषण कहते हैं। उदाहरण सीता अति सुंदर लड़की है। अब सीता तो हो गया संज्ञा हो गया, अब सीता की विशेषता बताया, सीता कैसी है? सुंदर वर्ष विशेषण हो गया, सुंदर विशेषण हो गया, लेकिन अति है, अति मन इसकी और विशेषता बताता है कि कैसी है? अति सुंदर है, अति सुंदर है, अति क्या है? अति पर विशेषण हो गया, अति क्या? अति पर विशेषण। एक बात ध्यान रखना, बस मैं आपको बताना भूल गया, अब बता देता हूं आपको। अब विशेषी एक होता है विशेषी, विशेषी किसे कहते हैं? यानी विशेषण शब्द जिसकी अवस्था बताते हैं उसे विशेषी कहते हैं। जैसे यहाँ पर है काला घोड़ा, अब घोड़े की विशेषता बता रही, घोड़ा कैसा है? काला घोड़ा, इसलिए ये काला तो विशेषण हो गया, काला तो विशेषण, लेकिन घोड़े की विशेषता बताया इसलिए घोड़ा बच्चों विशेषी है। घोड़ा क्या है? घोड़ा एक विशेषी है, घोड़ा विशेष है। जैसे सफेद गाय, अब सफेद सफेद तो वैसे विशेषण है, लेकिन गाय एक विशेष है, गाय की विशेषता बता रहा है, गाय कैसी है? गाय सफेद है, इसलिए गाय क्या? गाय विशेषी है। विशेषण की अवस्था हमने पढ़ दिया है। एक और बस आपको ध्यान रखना है, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधि विशेषण। एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधि विशेषण। विधि, अब वाक्य में आपने पढ़ा ही होता है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधि। उद्देश्य जो वाक्य का मूल अंग होता है, यानी कर्ता होता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का मूल अंग कौन होता है? कर्ता होता है, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। और विधि में जिसके बारे में कोई कहा जाता है, जैसे ये लिख देते हैं कि राम का भाई जयपुर रहता है, राम का भाई जयपुर रहता है। किसका भाई जयपुर रहता है? राम। तो राम के बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में बात की जा रही है कि राम का भाई जयपुर रहता है, तो राम तो हो गया क्या है? राम तो एक कर्ता, कर्ता होने के कारण इसे उद्देश्य बोलते हैं, कर्ता है इसलिए राम क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य। लेकिन कहा भाई जयपुर रहता है, मतलब किसका? राम का भाई जयपुर रहता है, इसलिए बाकी वाला हो गए विधि। क्या हो गए? बाकी वाला हो गए विधि। तो अभी इसी प्रकार उद्देश्य विशेषण एक होता है विधि विशेषण। अब अपना है प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है पहला अपना, पुलिस के पास मोटा डंडा है, वाक्य में विशेषण कौन सा? अब पुलिस के पास मोटा डंडा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? जल्दी बताओ। पुलिस है, पुलिस के पास मोटा डंडा, कैसा डंडा है? मोटा डंडा है। अब विशेषता ध्यान से देखना है, बात हो रही पुलिस के पास मोटा डंडा है, किसके पास डंडा है? पुलिस के पास है। पुलिस के पास क्या डंडा है? कैसा डंडा है? मोटा डंडा है, तो यानी किसकी विशेषता बता रही है? डंडे की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए डंडा वस्तु हो गया आपका विशेष, विशेषी। क्या है वस्तु? डंडा दी विशेषी है, डंडा एक संज्ञा है, लेकिन अब डंडे की अब विशेषता बता है, डंडा मोटा डंडा है। कैसा डंडा है? मोटा डंडा है, इसलिए डंडा तो हो गया विशेषण। अब मोटा कैसा है? मोटा है, तो मोटा तो इसका है विशेषण, विशेषता बताता है इसलिए विशेषण। अब मोटा तो हो गए विशेषण, अब डंडा हो गए विशेषी,
अब लेकिन विशेष प्रकार की बात करें, कैसा डंडा, मोटा डंडा है। मोटा में ये क्या, इसका आकार, ये डंडे का आकार है, आकार में बात हो रही, कैसा डंडा है, मोटा डंडा है, डंडे के आकार की बात हो रही, इसलिए आकार किस में आता था, ध्यान से देखनी, जिसमें गुण आता, रूप, रंग, स्थिति, आकार आता था, उसे क्या कहते थे, उसे गुणवाचक कहते थे। गुण से याद रख देना, गुणवाचक कहते थे, यानी वो आकार, स्थिति, रूप, रंग का बोध कराते थे, इसलिए इसे गुणवाचक कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, गुणवाचक कहते थे। अब दूसरा वाक्य, 10 किलो चावल में विशेषण है। कितने किलो चावल है, 10 किलो चावल है। अब क्या है, 10 किलो चावल है में विशेषण है। अब विशेषण का माने प्रकार, कितने चावल है बच्चों, 10 किलो चावल है। चावल को क्या आप एक दाना गिन सकते हो 10 किलो के, क्या संभव है ऐसा, नहीं बस नहीं। तो गुरुजी हम 10 किलो चावल नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए है कि चावल का वजन दिया है, चावल का वजन 10 किलो होने के कारण गुरुजी इसे निश्चित परिमाणवाचक होगा। 10 किलो चावल संख्या में हम गिन नहीं सकते थे, इसलिए परिमाण होगा। अब यानी इसके वजन दिया, यानी तोल दे दिया है, वजन दे दिया, तोल दे दिया, कितने किलो, 10 किलो था, और जैसे मात्रा वो तोल आता था उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते थे। क्या कहते थे गुरुजी, परिमाणवाचक विशेषण कहते थे। इसलिए हमें दे दिया 10 किलो चावल, चावल को हम गिन नहीं सकते थे, उसे तोल दिया कांटे पर, कांटे पे तोला, 10 किलो पूरे हुए थे, इसलिए निश्चित हो गया था, निश्चित हो गया था, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया था। कौन सा हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया था। आपका उत्तर राइट है। अब बच्चों है प्रश्न अगला, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में विशेषण है। बच्चों मेरे पास एक घोड़ा था, वो कैसा, काला घोड़ा था, और काला घोड़ा तेज दौड़ता था, यानी फर्स्ट भागता था, तो उसमें विशेषण बताओ। अब ध्यान से देखना, घोड़ा कैसा था, घोड़ा काला था, क्या करता था, तेज दौड़ता था। अपन को विशेषण बताने में विशेषण कौन सा है। अब घोड़ा कैसे दौड़ता था, तेज दौड़ता था, उसकी गुण की बात की जा रही है, वो धीमे चलता था, तेज चलता था, नहीं चलता, गुण की बात की जा रही थी, और गुण की बात की जा रही थी, उसे क्या बोलते थे, गुणवाचक की कहते थे। आपका डी उत्तर राइट है। चौथा प्रश्न है, तो विशेषण की विशेषता बताना शब्दों को क्या कहते हैं। हमने पढ़ा था विशेषण की विशेषता बताना शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण कोई भी जैसे जानकी, जानकी ही अति, जानकी अति सुंदर, ये अति सुंदर लड़की है, जानकी अति सुंदर लड़की है। तो बस जान की विशेषता बता रही, कैसी सुंदर, तो ये विशेषता बता रहा था कि सुंदर है, लेकिन क्या अति सुंदर, यानी सुंदर से भी सुंदर है, अति ये आ गया, अति यानी प्रविशेषण आ गया था, इसीलिए यानी विशेषण की भी जो विशेषता बताते थे उसी प्रविशेषण कहते थे। क्या कहते थे, प्रविशेषण कहते थे। ये तो बस स्वप्न था। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण यानी जब विशेषण उद्देश्य से पहले प्रयुक्त हो, यानी ये बस 20 मिनट रख देते लें। अब जब विशेषण उद्देश्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे कहते थे उद्देश्य विशेषण। जैसे मीठा आम, अब मीठा आम, आम तो बस एक विशेषण था, उद्देश्य था, लेकिन उद्देश्य से पहले ये विशेषण आया था, इसीलिए बोलते हैं मीठा आम। और जब बसो मन यानी विशेष उद्देश्य से पहले विशेषण आ गए हुए, आम तो ये उद्देश्य था, लेकिन इससे उद्देश्य था, अब वो आम कैसा था, मीठा था, ये विशेषण पहले आ गया, तो इसीलिए तो ये बोलते उद्देश्य विशेषण।
लेकिन ये विद्य होता है, जैसे अनिल सतुर, अनिल सतुर है, अनिल कैसा, अनिल सतुर है। तो अनिल, अनिल के बाद ये आया है विशेषण, इसलिए इसे बोलते हैं विधेय विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण बोलते हैं। आज आपने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हम विशेषण पता था, विशेषण का शाब्दिक अर्थ गुण या विशेषता होते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते थे उसे विशेषी कहते थे। विशेषण विकारी शब्द था, कैसा था, विकारी शब्द था। परिभाषा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते थे। उदाहरण काला घोड़ा, सुंदर लड़की, सफेद गाय थी। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामी विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते थे। गुणवाचक था जो उस शब्द की संज्ञा है, सर्वनाम की गुण, रंग, रूप, आकार, स्थिति का बोध कराते थे, उसे गुणवाचक विशेषण कहते थे। परिमाणवाचक था तो वे सब जो संज्ञाएं सर्वनाम की मात्र या तोल संबंधी निश्चित है अनिश्चित स्थिति का बोध कराते उसको परिमाणवाचक कहते थे। संख्यावाचक था तो वह उसकी संख्या तादाद का बोध कराते थे। सारनामी थे वे मूल रूप से सर्वनाम थे किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते उसे सारनामी कहते थे। और अंत में था व्यक्तिवाचक विशेषण, तो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा थी लेकिन वाक्य में विशेषण का प्रयुक्त होता था, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। अब विशेषण की अवस्था, वस्तु विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। एक तो मूल अवस्था जिसमें किसी की तुलना सूचित नहीं होती है, मूल अवस्था होती है। जैसे राम होशियार है, होशियार लड़का है। उत्तरावस्था इन दोनों की बीच तुलना होती थी, इसमें किन्हीं 2 की बीच तुलना होती थी। उदाहरण राम मोहन से होशियार है। उत्तमावस्था होती है जिसमें 2 से अधिक की बीच तुलना हो सकती थी, जैसे वंदना अपनी कक्षा में होशियार है। और प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते थे। आज तो हमें इस वीडियो में इतने पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे अगला अपना टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।